तो हम लोगों ने जहाँ से बीएड का पढ़ाई छोड़ा था, ठीक है, वहाँ से पढ़ाई अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं। तो मानक भाषा पढ़ रहे थे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मानक भाषा की परिभाषा क्या दिए है। मानक भाषा किसी के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में लेखन, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम से के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का यत्न करता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जब किसी बड़े भूभाग पर प्रचलित बोली को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समर्थन प्राप्त हो जाता है तब उसमें एक रूपता लाकर उसका मानक रूप निर्धारित कर दिया जाता है और वह मानक रूप ही मानक भाषा बन जाती है। उदाहरण के लिए उत्तरी भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली को जब स्वतंत्रता पूर्व काल में राजनीतिक, सामाजिक समर्थन मिला तब उसमें एकरूपता लाने का प्रयास किया गया और उसके मानक रूप को हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इनके अतिरिक्त भाषा के कुछ अन्य रूप भी देखने को मिलते हैं, जैसे संचार भाषा, रेडियो, टेलीविज़न आदि जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, विशिष्ट भाषा, व्यवसाय या कार्य विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विश्व के देशों के बीच संबंधों में प्रयुक्त होने वाली भाषा आदि। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस देश में एक ही मातृभाषा, जैसे जापान में जापानी भाषा है, उस देश में राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संचार भाषा के रूप में वही भाषा प्रयुक्त होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे मातृभाषा शिक्षण के अर्थ व स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उनके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अथवा मातृभाषा शिक्षण के अर्थ, महत्व, उद्देश्यों एवं सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पाठ्यचर्या में इसका स्थान निर्धारित कीजिए। अथवा मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षा में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अब पढ़ेंगे मातृभाषा का अर्थ। मातृभाषा शिक्षण की अवधारणा से परिचित होने के लिए सबसे पहले मातृभाषा शब्द के अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। मातृभाषा शब्द वस्तुतः दो शब्दों मातृ प्लस के भाषा से मिलकर बना है। मातृ शब्द का अर्थ होता है माँ अथवा माता। जन्म लेने के पश्चात बच्चा अपनी दो स्वाभाविक क्रियाओं मुस्कुराना और रोना के द्वारा अपने भाव, भूख आदि को प्रकट करता है। परंतु ज्यों-ज्यों माता का दूध ग्रहण करता जाता है त्यों-त्यों वह माता के हाव भाव, भाषा आदि का अनुकरण करने का प्रयास करता है।
उसका यही प्रयास धीरे धीरे उसके हाव भाव, विचारों आदि को अस्पष्ट व तुतलाकर तथा अंत में अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में उसे सक्षम बनाता है। इस प्रकार साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बालक अपने माता पिता का अनुकरण करते हुए सीखता है, परंतु अनेक विद्वानों ने इसे अति संकुचित परिभाषा माना है। वस्तुतः कोई भी भाषा किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा तो समाज सापेक्ष है। जिस भाषा का प्रयोग जितने बड़े भूभाग पर होगा, उस भाषा की उतनी ही अधिक उपभाषाएं, उपबोलियां प्रचलित होती है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी आदि इसकी उपभाषाएं हैं। हरियाणवी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं। हरियाणवी बोली को भी अनेक बोलियां यथा अम्बालवी, बांगरू आदि प्रचलित है। अब यदि किसी परिवार के माँ की भाषा का अनुकरण करते हुए कोई बालक अम्बालवी भाषा सीखता है, तब इसे मातृभाषा कहना अनुचित होगा, क्योंकि उसे अपने आस पड़ोस समाज आदि के साथ व्यवहार करने तथा विचार विनिमय करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उसे जिस माध्यम भाषा द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी, वह भाषा भी कोई बोली या उपबोली रूप में न होकर मानक हिंदी भाषा की होगी। अतः मातृभाषा की समुचित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। परिवार में रहकर बालक अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों का अनुकरण करते हुए जिस उपबोली अथवा बोली अथवा उपभाषा अथवा भाषा को सीखने का प्रयास करता है, उसी उपबोली, बोली, उपभाषा आदि के मानक व परिष्कृत रूप को मातृभाषा कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस भाषा की अलग अलग उपबोलियाँ हैं, उन सभी बोलियों का प्रयोग करने वाले लोग उस भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में हिंदी भाषा का मानक रूप प्रचलित है, परंतु इसके साथ साथ इसकी उपभाषाएं जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी आदि बोलियां, छत्तीसगढ़ी बोलियां जैसे छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, बघेली आदि तथा बोलियां जैसे अम्बालवी, बांगरू आदि प्रचलित है। परंतु इसकी प्रत्येक बोली या उपबोली का प्रयोग करने वाला व्यक्ति हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता है, उसके माध्यम से विचार, भाव आदि प्रकट कर सकता है। अब भले ही किसी व्यक्ति ने परिवार में माँ का अनुकरण करते हुए हरियाणवी बोली सीखी हो, परंतु उसकी मातृभाषा हिंदी ही कहलाएगी, क्योंकि हरियाणवी तो हिंदी भाषा की एक बोली हुई है। मातृभाषा शिक्षण का अर्थ है। बीएड का जो ये लेक्चर है, यहीं पर जो कि एंड करते हैं। मैं एक एक क्लास का टाइम टेन्योर रखा हूँ, ठीक है। आप लोगों से मैं बार बार कहना चाहेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। पहले मैं एक पत्रकार का कार्य करता हूँ और इग्नू से मैं पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ। तो जो देखिए, ये पत्रकार के ही कार्य होते हैं, जो कि अपने आप में देखिए संवैधानिक कार्य है। संविधान का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ठीक है। तो आप लोगों से यही बार बार कहेंगे कि
पत्रकार के छात्र होने के साथ साथ मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। वीडियो देखिए, वीडियो बनाने के पीछे रीज़न है कि पत्रकारिता में कैमरा फेस करना पड़ता है, तो उसकी जो है हैबिट हम अपने रूम से कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को लेक्चर पसंद आए हो, आप लोग मेरे माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं मेरे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। गलत लोगों का विरोध करें, सही लोगों को बढ़ावा दें, मैं इसे ही मानवता मानता हूँ। जय हिंद, हर हर महादेव, जय माता दी।